हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर सीएस एंड आईटी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे जो आपके पिछले 3 दिन में एग्जाम हुए हैं। पाइप फिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड वेल्डर एग्जाम एचएसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं, इनके अंदर कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। एंड लगभग जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं बोल सकता हूं कि 98% के आसपास क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि हमारे 10 में से 9 क्वेश्चंस जो हैं, वो जो हम तैयारी जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी के अंदर से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 7 और 8 तारीख को, वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जिससे कि आपका स्कोर जो है वो अच्छा हो सके। चलो इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया, डैश द डैश रिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड एंड कनेक्ट्स द सीपीयू टू अदर डिवाइसेस दैट रिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड। तो दोस्तों, जब हमने फंडामेंटल की क्लास की थी तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था मदरबोर्ड के बारे में। आपके मदरबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था। मदरबोर्ड को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया था कि जितने भी आपके पेरिफेरल्स होते हैं सारे के सारे आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही होते हैं। यहाँ पे आप लोगों का सीपीयू होता है, इधर आप लोगों की रैम, हार्ड डिस्क और जितने भी आपके पोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड के ऊपर ही होते हैं। यहां से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मदरबोर्ड के ऊपर होता है। पहली बात तो मदरबोर्ड के ऊपर होता है और जो कनेक्ट करेगा किसको? सीपीयू को कनेक्ट करेगा, यानी कि हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कनेक्ट करेगा टू द अदर डिवाइसेस दैट रिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड। इस सीपीयू को इन बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे सीपीयू को इन सारी चीजों के साथ, बाकी चीजों के साथ कनेक्ट करेगा या फिर जोड़ेगा? हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों डेटा बस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों एड्रेस बस, और एक हमारे पास और होती है यहां पे दोस्तों जिसको हम कंट्रोल बस बोलते हैं। और एक ऑप्शन दिया है दोस्तों हमें पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बोलते हैं इसको, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। सेम क्वेश्चन एक ही ना, मतलब जो आंसर इस क्वेश्चन का है उसी से सेम अगली शिफ्ट में दूसरे पेपर में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन चीजों के बारे में तो हमें आपको बहुत अच्छे से दोबारा से रिवीजन करना होगा, नोट्स पढ़ने होंगे, क्योंकि ये बस वगैरह रजिस्टर्स काफी अंदर जाके क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर आजकल पूछना स्टार्ट कर दिया है। वो मोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। अब देखो, ना उसने रजिस्टर के बारे में पूछा, ना उसने पूछा कि बस क्या होती है। उसने पूछा बस के कॉन्सेप्ट में अंदर जाके मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी डिवाइसेस आपके अटैच होते हैं, सीपीयू को उन सभी के साथ जोड़ने का काम कौन करता है। तो डेटा बस नाम से ही पता लग रहा है, जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डेटा बस बोलेंगे। यानी कि इन डिवाइसेस के बीच में जो डेटा फ्लो होगा वो डेटा बस के थ्रू होगा। एड्रेस बस का मतलब कि जो भी आपका डेटा है वो कहां पे सेव है, या फिर उस डेटा का एड्रेस क्या है, वो किसके पास रहता है? एड्रेस बस के पास रहता है। देन आपका कंट्रोल करने का काम, बस के काम को कंट्रोल करने का काम आपका किसका होता है? कंट्रोल बस का होता है। और जो आपकी सिस्टम बस है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इन तीनों को एक साथ जोड़ने का काम करती है आपकी सिस्टम बस। तो हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन क्या रह गया? पीसीआई रह गया, पेरिफेरल कंपोनेंट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट यानी कि कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने का, किन कंपोनेंट्स को? पेरिफेरल कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम किसका होता है दोस्तों? पीसीआई बस का होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या? आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर। तो जो डी लगा के आया होगा उसका ये क्वेश्चन राइट है। और डेटा बस, एड्रेस बस, सिस्टम बस, इसके अलावा कंट्रोल बस, इन सभी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगले एग्जाम में हमसे इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पीसीआई बस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया दोस्तों कि भाई मोस्ट प्रोजेक्टर्स आर डैश टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इमेजेस। मोस्टली प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, जैसे बेसिकली आपने जैसे थिएटर में देखा है, थिएटर में पीछे प्रोजेक्टर लगा रहता है जिसकी जो लाइट होती है वो सामने पर्दे के ऊपर पड़ती है और आपको जो पिक्चर हो है वो दिखती है। तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज बनी हुई दिखी, वो इमेज वो बना पाया, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? मोस्टली ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टर्स में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? तो दोस्तों एक हमारे पास पुराने समय में मॉनिटर्स आया करते थे, आप लोगों को पता होगा। कुछ ऐसे मॉनिटर्स आपके होते थे, कुछ इस तरीके से मॉनिटर्स आपके होते थे, ऐसे टेबल के ऊपर ऐसे आप लोग उनको रख देते थे, जो इस तरीके से होते थे। इनके अंदर होती थी दोस्तों कैथोड रे ट्यूब होती थी।
तो कैथोड रे ट्यूब तो हो नहीं सकता आंसर, बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता आपका आंसर। तो कैथोड रे ट्यूब तो पहले मॉनिटर्स में यूज हुआ करती थी, ठीक है। दूसरा रह गया दोस्तों आप लोगों के पास यहाँ पे पेपर व्हाइट नाम की कोई चीज नहीं होती। व्हाइट पेपर मतलब क्या, सफेद पेपर नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाएगा। ऑप्शन बच गए आपके पास दो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और प्लाज्मा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मोस्टली जो आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं वो इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए दोस्तों एलसीडी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब जो आपका इसमें प्लाज्मा होता है, बेसिकली प्लाज्मा के बारे में ध्यान रखोगे कि जो आपकी एलसीडी है ये एलसीडी से तो ज्यादा ब्राइटर होता है, एलसीडी से ज्यादा ब्राइटनेस होती है आपकी प्लाज्मा के अंदर, और जो सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब होता है उससे ये थोड़ा सा थिन होता है। प्लाज्मा के बारे में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट प्रोजेक्टर्स जो हैं वो इमेजेस को क्रिएट करने के लिए एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीज आर एक्सप्रेस्ड एज ए सीरीज ऑफ लेटर्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स। सीरीज ऑफ लेटर्स मतलब मान लो हम लिखते हैं 123, सेपरेटेड बाय पीरियड्स या फिर डॉट लिखा हुआ है तो 123 डॉट कर दिया, 43 डॉट कर दिया, 54 डॉट कर दिया, 255 कर दिया। तो सीरीज ऑफ लेटर सेपरेटेड बाय डॉट्स, और कभी कभी हम इनको किससे सेपरेट कर देते हैं, स्लैश से सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसे एड्रेसेस को क्या बोलते हैं। अब ऐसा एड्रेसेस हमने पढ़ा है दोस्तों, आईपी एड्रेस बोलते हैं, ऐसे एड्रेस को तो हमने पढ़ा है, लेकिन उसने यहाँ पे आईपी एड्रेस ना देके कुछ और दे दिया। लेकिन आप लोगों को उसने क्वेश्चन को मुश्किल तो किया, लेकिन इतना मुश्किल नहीं किया कि कोई अगर आंसर, अगर आईपी एड्रेस का जिसको पता है, जिसने नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस को अच्छे से पढ़ा है, तो उसने कहीं ना कहीं ये तो पढ़ा ही होगा, या ये तो सोच ही सकता है कि वो इन ऑप्शंस में से इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लैन एड्रेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ईमेल एड्रेस के अंदर तो डॉट का हम यूज ही नहीं करते, सेपरेट करने के लिए लेटर्स को, या फॉरवर्ड स्लैश का यूज ही नहीं करते, क्योंकि वहां पे तो @ का यूज होता है, डोमेन नेम का यूज होता है, यूजर नेम का यूज होता है। पोस्टल एड्रेस तो नॉर्मल पोस्टल एड्रेस होता है, हाउस नंबर फलाना, गली नंबर फलाना, दिगड़ा, ये आपका पोस्टल एड्रेस होता है। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो एक ही आपके पास ऑप्शन बच गया, लैन एड्रेस। तो जिसको नहीं आता था वो भी इसका ऑप्शन ठीक कर सकता था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, खालिस्तान लेट्स यूजर्स रन प्रोग्राम्स। यूजर्स यानी कौन दोस्तों, यूजर्स का मतलब है हम, हमें प्रोग्राम रन करने की अनुमति देता है, प्रोग्राम को हम रन कर सकें यानी कि चला सकें, यूज कर सकें, उसकी अनुमति देता है। और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, और जो निर्देश हैं वो किसको देता है, निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को। इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, कंप्यूटर को जो निर्देश देंगे वो किस फॉर्म में देंगे, आइकन्स की फॉर्म में देंगे, या फिर किस फॉर्म में देंगे, मेन्यू की फॉर्म में देंगे, या किस फॉर्म में देंगे, अदर विजुअल ऑप्शंस में देंगे हम। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों कंसोल विंडो कौन सी होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है कुछ इस तरीके की विंडो हमें दिखती है, कंसोल विंडो, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम्स भी लिखते थे, वो आपकी कंसोल विंडो होती थी। दूसरा दिया है शेल विंडो। शेल विंडो आपने देखा था, पाइथन शेल के अंदर शेल विंडो देखी थी, जिसके अंदर भी हम कोडिंग कर सकते थे, प्रोग्राम कर सकते थे। और जो कंसोल विंडो होती है बेसिकली, और उसके अलावा जो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो विंडो बटन के साथ, जब आर दबाते हो तो रन कमांड ओपन होती है। तो आपकी ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होती है, जिसमें फिर आप कुछ भी टाइप करके और अपनी चीजों को ओपन कर पाते हो, या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके भी आप फाइल्स फोल्डर्स को ओपन कर सकते हो और काम कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो चीजें होती है वो दो तरीके की चीजें हमें समझने की जरूरत होती है, जैसा कि मैं पहले लेक्चर्स में बताता रहता हूँ आप लोगों को। देखिए हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। दो चीजें होती है दोस्तों हमारे पास, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। तो अगला जिसका पेपर है, जिनका पेपर है कोई भी, उनके लिए ध्यान रखने की बात है, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। एक हमारे पास होता है दोस्तों GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है GUI। एक हमारे पास होता है दोस्तों CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI होता है नॉर्मल आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो नॉर्मल सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम आइकन्स का यूज करते हैं, फाइल्स फोल्डर्स का यूज करते हैं, मेन्यूज का यूज करते हैं, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वो होता है दोस्तों जहां पे हमें कोड लिखने की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, जैसे कि आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें हमें कोड करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो होता है वो लाइनक्स। तो आगे से आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रोग्राम्स को रन करने की अनुमति देता है थ्रू कोडिंग, कोड वगैरह लिख के, अगर कोडों की हेल्प से अगर हमें कंप्यूटर चलाना होता है और हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, तो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस लाइनक्स या फिर यूनिक्स हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, द डैश बस कनेक्ट्स ओनली द सीपीयू एंड रैम एंड कैरीज ओनली मेमोरी एड्रेस। देखो दोबारा से वही क्वेश्चन पूछ लिया। पहले हमसे पूछा कि मदरबोर्ड के ऊपर जो आपका सीपीयू होता है उसको सभी के साथ कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो आंसर था आपका जो बी दिया हुआ है वो उस क्वेश्चन का आंसर था। पीसीआई आंसर था, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट आंसर था, जो सभी को आपस में जोड़ेगा। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको ग्राफिक्स पोर्ट, यानी कि कुल्फी वाला आ गया। कुल्फी वाला आ जाता है तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन में कैसे हम भाग के जाते थे एकदम से ना, क्रेज सा होता था, बाहर कुल्फी वाला आ गया। 2 रुपए की 1 रुपए की संतरे वाली कुल्फी आती थी, ऐसे डंडी में आती थी। सबसे फेमस होती थी मटका कुल्फी। मटका कुल्फी में से वो ऐसे ऐसे करके हाथ से उसको फिर पकड़ के डंडियों को ऐसे निकालता था, फिर उसको बीच से ऐसे करता था। मटका कुल्फी देख लो दोस्तों, जो 90s में, जिनका 90s में जन्म हुआ होगा उनको पता होगा कि मटका कुल्फी उस टाइम पे 50 पैसे 1 रुपए, पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 50 पैसे का यूज़ किया हुआ है। मैंने तो मेरी लाइफ में 50 पैसे का यूज़ किया है। मैं 90s का बोर्न हूँ तो मैंने तो 50 पैसे देखे हैं। 50 पैसे में पहले ना इतनी सारी चीज़ आ जाती थी। नमकीन जिसको आप बोलते हो, 50 ग्राम नमकीन 50 पैसे में आ जाती थी। आज वही 50 ग्राम नमकीन आपकी 10 रुपए की हो चुकी है। चलो कोई बात, वो तो बीच में आ गया था तो फिर एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका 2 मिनट वेस्ट कर दिया। ठीक है, चलो भाई। तो पीसीआई का यूज हमने किया था दोस्तों, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट का यूज तो किया था सभी को जोड़ने के लिए। एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स या फिर एजीपी, जब मैंने पोर्ट्स की वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें मैंने एक एजीपी पोर्ट के बारे में आप लोगों को बताया था। एजीपी पोर्ट बेसिकली ग्राफिक्स शब्द यूज हुआ है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं वीडियो कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? वीडियो कंट्रोलर, या फिर ग्राफिक्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई आपको वीडियोस इमेजेस की क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, उसके लिए हम एजीपी पोर्ट का यूज करते हैं। वीडियो कंट्रोलिंग के लिए इसका यूज करते हैं, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट का। तीसरे नंबर पे है दोस्तों एड्रेस। एड्रेस बस का काम क्या होता है भाई? डेटा का एड्रेस, आपका जो डेटा का जो एड्रेस रखती है वो आपकी एड्रेस बस होती है कि डेटा कहां पे स्टोर है, कहां पे स्टोर नहीं है। चौथा नंबर दिया हुआ है दोस्तों आपका डेटा बस। तो डेटा बस का काम क्या होता है भाई? अब दिमाग लगाओ, मैंने बताया था डेटा बस का काम होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। समझ गए? आपके सिस्टम के अंदर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा कौन? आपका डेटा बस लेके जाएगा। और आप लोगों को इतना भी पता है कि जो आपका डेटा होता है वो मैक्सिमम किन किन के बीच में प्रवाहित होता है? आपके सीपीयू और रैम के बीच में ज्यादातर डेटा आपका काम करता रहता है। रैम प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी रैम है, तो डेटा जो भी फर्स्टली स्टोर होता है आपका रैम के अंदर स्टोर होता है, और प्रोसेसिंग करने का काम किसका होता है? सीपीयू का होता है। बीच में कैश मेमोरी होती है जो बार बार यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देती है। तो इसमें लॉजिकल दिमाग लगाना था क्वेश्चन में कि जब रैम और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है तो रैम और सीपीयू को जोड़ने के लिए बस कौन सी यूज की जाएगी दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, डेटा बस का यूज करेंगे हम सीपीयू और रैम को आपस में जोड़ने के लिए, सो दैट ये कैरी कर सके मेमोरी एड्रेसेस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर वायर्ड टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद अनदर। जैसे कि मान लो ये कह रहा है कि डैश इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, 1 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर हैं, इनको जोड़ दिया, तारों से जोड़ दिया भाई। ये हमारा बीच में एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको भी तार से जोड़ दिया, 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 और एक वायर ये मेन यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क था वहां से जोड़ दिया। तो सारे सिस्टम्स वायर से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? इन्होंने क्या स्थापित किया? इन्होंने एक नेटवर्क बनाया दोस्तों, सिंपल सी बात है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑफिस में कंप्यूटर्स के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एम्प्लॉय होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, पानी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। एक कंपनी के अंदर ऑफिस होता है और ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, बट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए इसलिए उनको जोड़ा जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का एक नेटवर्क बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? चले आगे। अरे चल ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से आ गया दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डैश मैसेजेस फ्रॉम एन ऑथर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। ऑथर कौन? जो लिखने वाला है। ऑथर कौन होता है? जो लिखता है। यानी कि मैं ऑथर हूं, मैंने एक ईमेल लिखा, मैंने एक ईमेल बनाया, अब मुझे उस ईमेल को भेजना है। तो पूछ रहा है कि मैसेजेस को एक्सचेंज करने की फॉर्म को क्या कहते हैं, मतलब ईमेल्स किस फॉर्म में। ईमेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब एक तो होता है फिजिकल मेल, चिट्ठी लिखी आपने कागज के ऊपर, उसको बंद किया एनवेलप में, पोस्ट ऑफिस में गए, पोस्ट कर दी, अगले बंदे के पास पहुंच गई, तो वो तो हो गया फिजिकल एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेजिंग।
एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारा कागज जा रहा है। वही चीज अगर मैसेज हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल की फॉर्म में भेजना होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिजिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं, डिजिटल फॉर्म में मैसेज को भेजना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल जो होते हैं, ईमेल इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ईमेल से और सीसी से क्वेश्चन आ सकता है कार्बन कॉपी, बीसीसी से आ सकता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक ईमेल आपको 10 लोगों के पास भेजना है, लेकिन आप चाहते हो कि 10 के 10 उसको ना देख पाएं 10 के 10 ये पता लगा पाएं कि किस किस के पास भेजा गया है, तो सभी का एड्रेस जो होगा, ईमेल एड्रेस आप सीसी या कार्बन कॉपी में डाल दोगे। आप चाहते हो कि उनको ना पता लगे किस किस के पास ईमेल गया है, तो आप बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल दोगे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट और डॉक्यूमेंट ऑन ए वेब इज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन। बेसिक यूनिट पूछी है हर वेबसाइट या किसी डॉक्यूमेंट की वेब के ऊपर। वेब मतलब क्या होता है दोस्तों, वेब मतलब जाल, जाल मतलब इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, एक जाल है, नेटवर्क्स का, फैले हुए नेटवर्क्स का एक जाल है जिसको हम इंटरनेट या फिर जिसको हम वेब बोलते हैं। ठीक है, अब इस वेब की बेसिक यूनिट पूछी है। कौन सी बेसिक यूनिट पूछी है, जिसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दैट वेब, उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन किस बेसिक यूनिट के पास होती है। तो एक वेबसाइट होती है दोस्तों आपके पास, वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, और उन्हीं वेब पेजेस पे क्या होती है, हमारी वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेब पेज। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक ऐसा हार्डवेयर या फिजिकल डिवाइस होता है जिसको एक जगह पे रखा जाता है, जिसके अंदर सारा का सारा हमारा स्टोरेज होता है, और फिर हम उसको एक्सेस कर पाते हैं कहीं और बैठ के। दैट आर योर सर्वर्स होते हैं। ठीक है, वेब मेल, इंटरनेट, ईमेल अभी अभी हमने देखा था। तो वेब पेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज ए लिटिल डिस्क्रिप्शन दैट अपीयर्स अलोंग द टॉप ऑफ ए पेज सो दैट द रीडर नोज व्हाट्स दैट। जैसे कि आपका एमएस वर्ड का क्वेश्चन है ये, और एक पेज है, कह रहा है कि पेज के ऊपरी तरफ, टॉप ऑफ ए पेज के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कि ताकि जो भी इसको पढ़ेगा उसको पता लगेगा कि यहाँ पे नीचे बेसिकली है क्या। तो बेसिकली ऊपर की तरफ हमारा क्या बनाया जाता है दोस्तों, हेडर इंसर्ट किया जाता है। नीचे की तरफ क्या इंसर्ट किया जाता है, एक पेज के ऊपर, पेज के नीचे फुटर इंसर्ट करते हैं, या फिर हम फुट नोट इंसर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों, हेडर, फुटर, फुट नोट, एंड नोट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, और आपके कांस्टेबल में भी मुझे पूरी उम्मीद है हेडर, फुटर, फुट नोट, एंड नोट से क्वेश्चन आएगा। तो आपको ध्यान रखना है। फुटर, फुट नोट, फुटर और हेडर होते हैं दोस्तों जो सभी पेजेस पे डाले जा सकते हैं। एक पेज पे डालोगे तो सारे पेजेस के ऊपर एक्टिव कर सकते हो। फुटनोट जो होता है वो किसी एक सिंगल पेज के नीचे डाला जाएगा। इस पेज के नीचे डाल दिया, इस पेज के बारे में बताना था तो आपने फुटनोट डाल दिया। और आपका जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट में एक नोट डालना है, तो उसके लिए हम एक एंड नोट का यूज करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, आपका हेडर इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आदम के जमाने का क्वेश्चन पूछा है। कॉपी करने के लिए क्या कमांड होती है भाई, कंट्रोल के साथ सी कॉपी के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ एक्स हम कट के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ ए हम ऑल सिलेक्ट के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ वी हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश प्रिंटर्स आर मोस्ट। देखो कल हम जब रिवीजन क्लास कर रहे थे, और रिवीजन क्लास करते समय ही हमने डिस्कस किया था कौन सा अच्छा होता है, कौन से का क्या काम होता है प्रिंटर का। हमारे पास दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, एक तो प्रिंट करने की क्षमता के अनुसार हम प्रिंटर्स को डिवाइड करते हैं, और एक प्रिंट करने के तरीके के अनुसार डिवाइड करते हैं। तो क्षमता के अनुसार हमने डिवाइड किया था दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर में डिवाइड किया था, लाइन प्रिंटर में डिवाइड किया था, और पेज प्रिंटर में डिवाइड किया था। तरीके के हिसाब से हमने लेजर प्रिंटर देखा था, हमने डॉट मैट्रिक्स देखा था, हमने डेजी व्हील देखा था, हमने इंक जेट देखा था, थर्मल देखा था। ये सारे के सारे हमने तरीके के हिसाब से देखे थे। तो लाइन प्रिंटर तो किस में आ गया, आपका क्षमता के आधार पे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्षमता तो पूछी है, प्रिंट क्वालिटीज हायर एंड मोस्ट आर फास्टर। तो जेट, इंक जेट प्रिंटर्स से कौन सा ज्यादा क्वालिटी अच्छी देता है और कौन सा ज्यादा महंगा होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी तो आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इससे तो महंगा बताना है हमें, इंक जेट से तो महंगा बताना है। तो इंक जेट से महंगा लाइन प्रिंटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि लाइन प्रिंटर तो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, और मैक्सिमम 2000 लाइन्स तक की ये लाइन्स को प्रिंट कर सकता है। दो ऑप्शन तो कट गए, इंक जेट और लाइन तो आपका कट ही गया।
क्योंकि लाइन तो क्षमता के आधार पे और अलग से हमने डिवाइड किया था। 2 बच गए आपके लेजी और डॉट मैक्स, लेजर बच गया और एक आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बच गया। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में तो याद रखो, जैसे डॉट 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 या फिर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो जो स्पीड होगी डॉट मैट्रिक्स की वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब स्पीड ही कम हो गई है तो सिंपल सी बात है भाई, स्पीड कम है तो क्वालिटी भी कम होगी और आपकी प्राइस भी कम होगी। तो एक ही बच गया हमारा लेजर, जो लेजर तकनीक का यूज करता है और एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे ही कांस्टेबल के पेपर में आपको ऑप्शंस के माध्यम से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तब जाके आप लोगों का फायदा होगा। अगर क्वेश्चन में फंस के रह गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन डीबीएमएस से पूछा गया है दोस्तों, और मैं बहुत खुश हूं कि एचएसएससी इतने अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछ रही है, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रही है, जिससे कि आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी अच्छे लेवल की तैयारी करने की जरूरत पड़ने वाली है। डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। एक होता है डेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और एक डेटा होता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। एक तो आप घर के अंदर सामान जो है, अलमीरा के अंदर सामान जो है वो ऐसे रखोगे, प्रेस करके शर्ट के ऊपर शर्ट आराम से जचा के चीजों को रखोगे, और एक आप ऐसे गठड़ी बना के कपड़ों की और ऐसे फेंक दोगे। तो जो गठड़ी बना के आपने ऐसे ही फेंक दी वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया, और प्रॉपर तरीके से रखा आपने अलमारी के अंदर अपने कपड़े, उसको आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर बोलोगे। दो तरीके से डेटा होता है हमारे पास। टेबल का यूज किया जाता है डेटा को मैनेज करने के लिए, तो टेबल तो आंसर होगा नहीं। और डेटा के बारे में जो जानकारी देता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं। तो दो ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर सी कट गया और ऑप्शन नंबर डी कट गया। ऑप्शन नंबर ए है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि कोई ढांचा ना हो किसी चीज का। तो अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब नॉन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। पूछा क्या है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह सही तरीका है दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, ट्रैक सेक्टर्स से 2-3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। लॉजिकल फॉर्मेटिंग के दौरान जब आप अपने डिस्क की फॉर्मेटिंग करते हो, मैग्नेटिक डिस्क की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड किया जाता है आपके डिस्क को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनको क्या बोलते हैं हम, ट्रैक्स बोलते हैं। इन ट्रैक्स को फर्दर किस में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। अभी तक जो एचएसएससी है वो सेक्टर्स तक क्वेश्चन पूछ रही थी, ट्रैक्स तक क्वेश्चन पूछ रही थी। अब वो एक स्टेप और आगे चली गई है, उसने पूछा है कि अगर हम इन सेक्टर्स का भी ग्रुप्स बना दें, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो ग्रुप्स सेक्टर्स टुगेदर इनटू स्टोरेज यूनिट्स कॉल्ड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेक्टर्स को भी एक ग्रुप के फॉर्म में बना दिया, उसको क्या बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखोगे आगे के एग्जाम्स के लिए, क्लस्टर बोलते हैं दोस्तों हम, जब सेक्टर्स का ग्रुप बना देते हैं, 4 सेक्टर्स का, 11 सेक्टर्स का, 5 सेक्टर्स का, इनका जब ग्रुप बनेगा तो फर्दर डिवीजन हो जाएगा किसमें, क्लस्टर्स में। तो अगली टर्म जो होती है दोस्तों वो क्लस्टर होती है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए रेज्यूमे शुड बी, एक रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका कंप्यूटर से या फिर कंप्यूटर के बेसिकली कोई सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं होता इतना। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो सभी हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि रेज्यूम कैसा होना चाहिए। रेज्यूमे को बोला जाता है दोस्तों आपका फर्स्ट फेस। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हो अपना रेज्यूमे लेके, तो जो रेज्यूमे होता है वो आपका पहला चेहरा होता है, यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके पास आप उसके पास जाएं उससे पहले आपका रेज्यूम उसके पास जाता है। वो रेज्यूम को पढ़ के आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको पहचानने की कोशिश करता है। तो जब भी हमें अपनी पर्सनैलिटी किसी को दिखानी हो या बतानी हो कि हम कैसे इंसान हैं, तो हमें एक तो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही शॉर्ट रखना चाहिए। कोई भी अगर आपसे पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो उसको बहुत ही आपको शॉर्ट और इफेक्टिव तरीके से बताना होता है, छोटे कम समय में कम लाइंस में और अच्छे तरीके से बताना होता है। साथ ही साथ प्रेसाइज का मतलब है कि इतना सारा जो आपके बारे में आप जानते हो उसको इतने से में बता देना। तो एक रेज्यूम जो होना चाहिए दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रेसाइज होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए डैश प्लग इनटू वन ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट्स। एक कंप्यूटर का कोई पोर्ट है, उसके अंदर हमने उसको प्लग कर दिया, डाल दिया, एंड देन प्रोजेक्ट द वीडियो आउटपुट ऑनटू द एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस कौन सा होता है भाई, आपका एक्सटर्नल सरफेस होता है मॉनिटर।
जिसपे हमें दिखेगा आउटपुट, और इसने हेल्प करी है उस आउटपुट को आगे तक बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट किया है आउटपुट को, वीडियो आउटपुट को एक्सटर्नल सरफेस पे, ताकि हमें वो दिख पाए। तो बताया था मैंने आप लोगों को कि आपके सीपीयू और मॉनिटर के बीच में क्या होता है, आपके पास एक वीडियो कंट्रोलर डिवाइस होता है, वीडियो कंट्रोलर डिवाइस, या फिर उसको आप क्या बोलते हो, वीडियो कार्ड बोलते हो, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, ग्राफिक्स कार्ड भी बोल देते हो। ये होता है आपका कहां पे, सीपीयू और मॉनिटर के बीच में, यही आपके आउटपुट को प्रोजेक्ट करता है आउटर सरफेस तक पहुंचने के लिए। तो वीडियो कार्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। साउंड कार्ड, जो आप ईयरफोन लगा के या स्पीकर्स में जो आप साउंड आउटपुट सुन पाते हो, साउंड बाहर आ पाता है, उसके लिए साउंड कार्ड्स का यूज किया जाता है। मॉनिटर पे तो हमारा आउटपुट जो है वो दिखता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। ये थे दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन जो आप लोगों से फीटर के एग्जाम में, असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में और आपके वेल्डर के एग्जाम में जो आप लोगों से पूछे गए थे। ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है या कोई आपकी शंका रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। रिजल्ट आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। एंड अगर क्लास अच्छी लगी और आपको कुछ समझ में आया और आपके एग्जाम्स के लिए आपको लगता है कि ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे देना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना, ताकि आने वाले एग्जाम में उन लोगों के भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सोल्व करने में उनकी काफी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।